अमावस की काली रात थी। नदी के किनारे सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी। दो परछाइयां भारी कदमों से नदी के उस पुराने सूखे पेड़ के पास पहुंची। उनके हाथ में एक भारी मटका था। माहौल में एक अजीब सा डर फैला हुआ था। बस यही जगह ठीक रहेगी। यहाँ कोई नहीं आता। मुर्द फाकून की जगह है। यहाँ रात को परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जल्दी हाथ चला। अगर सरदार को पता चला तो हमने माल गायब किया है तो वो हमारी खाल उधेड़ कर भूसा भर देगा। अरे तू डर मत। सरकार को लगेगा कि पुलिस की रेड में माल नदी में बह गया। ये असली सोना है। 7 पुश्ते राज करेंगे हमारी। जल्दी गड्ढा खोद। मुझे तो अजीब लग रहा है। कहते हैं इस बरगद के नीचे जो भी खजाना गाड़ता है वो उसे भोग नहीं पाता। अबे बकवास बंद कर और हाथ चला। दोनों ने मिलकर वो भारी मटका जमीन के अंदर गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे बराबर कर दिया। तभी पीछे से एक गोली चलने की आवाज आई। अरे ये क्या? तूने मुझे। हिस्सेदार जितने कम हो हिस्सा उतना बड़ा होता है मेरे भाई। अब ये सारा सोना सिर्फ मेरा होगा। पहला आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। झाड़ियों से एक जहरीला सांप निकला और सीधा उसके पैर पर डस लिया। वो चीखा और वहीं ढेर हो गया। खजाना अब भी जमीन के नीचे था। 2 लाशों के बीच राज अब भी राज ही था। सुबह का सूरज निकला। वो काली रात बीत चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि नदी किनारे क्या हुआ है। किशन अपने घर के आंगन में कपड़ों की गठरी बांध रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। अरे ललिता, ओ ललिता, जरा गड्ढू और पानी तो ला। गला सूख रहा है और अभी तो नदी तक जाना बाकी है। अरे आ रही हूँ। सुबह सुबह शोर मचाना शुरू कर देते हो। ये लो पानी और सुनो, आ जाते वक्त राशन की दुकान से 2 किलो चावल लेते आना। घर में एक दाना भी नहीं बचा है। चावल? अरे अभी कल ही तो लाया था चावल। तुम क्या चावल की होली खेलती हो जो इतनी जल्दी खत्म हो जाते हैं? ताने मत मारो। वो कल वाला चावल कैसा था पता है? आधे से ज्यादा तो कंकड़ थे और तुम्हारे ये ग्राहक पैसे देने के नाम पर रोने लगते हैं। वो पंडित जी के कपड़े पिछले हफ्ते दिए थे, अभी तक ढेला नहीं मिला। क्या करूं ललिता, अब क्या उनका गला पकड़ लूं? देता हूं करके टाल देता हूं। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सारा दिन गधे की तरह कपड़े पटको, फिर भी रात को सूखी रोटी ही नसीब होती है। काश कोई चमत्कार हो जाता। चमत्कार हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होता है। जाओ, अब धूप चढ़ रही है। नदी का घाट तब जाएगा तो पैर जलेंगे तुम्हारे। जा रहा हूं। तुम भी बस भाषण देती रहती हो। कभी कुछ अच्छा मत बोलना। जा किशन, आज तेरा दिन अच्छा जाएगा। बस ताने ताने और ताने। किशन बड़बड़ाता हुआ कपड़ों की भारी गठरी सिर पर उठाता है और घर से निकल जाता है। ललिता उसे जाते हुए देखती है। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। किशन नदी किनारे पहुंचता है। आज वहां कोई नहीं था। अजीब सी शांति थी। वो अपनी जगह पर कपड़े पटकने की तैयारी कर ही रहा था कि उसकी नजर थोड़ी दूर उस पुराने सूखे पेड़ के पास गई। वहां की मिट्टी कुछ अजीब लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी खोदी हो। अरे ये यहाँ मिट्टी किसने खोदी? कल तक तो यहाँ घास उगी हुई थी। कोई जानवर आया होगा रात को। छोड़ो, मुझे क्या, अपना काम करता हूँ। किशन कपड़े धोने लगता है। छपाक छपाक कपड़े पटकने की आवाज गूंज रही थी। तभी उसका साबुन हाथ से फिसल कर लुढ़कता हुआ उसी सूखे पेड़ के पास जा रुका। हे भगवान, आज तो दिन ही खराब है। अब उस कीचड़ में जाना पड़ेगा साबुन उठाने। किशन बड़बड़ाता हुआ पेड़ के पास जाता है। जैसे ही वो साबुन उठाने के लिए झुकता है, उसका पैर उस ताजे मिट्टी में धंस जाता है। अरे ये क्या भला है? मिट्टी इतनी पोली कैसे है? किशन ने पैर हटाया तो उसे लगा नीचे कुछ सख्त चीज है। उसने उत्सुकतावश वहां थोड़ी मिट्टी हटाई। उसे एक लाल रंग का कपड़ा दिखाया। है? ये क्या है? किसी ने यहाँ कुछ दबाया है क्या?
कहीं किसी ने जादू टोना तो नहीं कर दिया ना? किशन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर भी लग रहा था और लालच भी जाग रहा था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। उसने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसके सामने एक पीतल का मटका था, जो उसका मुंह लाल कपड़े से बंधा था। या तो इसमें किसी की अस्थियां भी तो हो सकती हैं, या फिर किशन ने कांपते हाथों से मटके का कपड़ा हटाया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज की रोशनी में पीली धातु चमक उठी। सोना? हे 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 मेरे मालिक, ये तो सोने के सिक्के हैं। और ये जेवर, ये तो असली खजाना है। किशन के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने तुरंत मटका वापस कपड़े से ढका और पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगा। दूर से उसे गजोधर आता हुआ दिखाई दिया। अरे बाप रे, वो गजोधर आ रहा है। अगर उसने देख लिया तो पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देगा। क्या करूं, क्या करूं? किशन ने तुरंत मटके को अपनी गंदी कपड़ों वाली गठरी के बीचों बीच छिपा देता है और ऊपर से और कपड़े डाल देता है। वो ऐसे खड़ा हो जाता है जो ऐसे कुछ हुआ ही ना हो। गजोधर पास आता है। अरे किशन भाई, आज बड़ी जल्दी काम शुरू कर दिया। और तुम काम क्यों रहे हो? तबीयत तो ठीक है? हाँ, गजोधर भाई, वो बस थोड़ी ठंड लग गई पानी से। तो तुम यहाँ कैसे इतनी सुबह? मैं बस ऐसे ही सैर करने निकला था। सोचा देखूं नदी में पानी कितना है। वैसे तुम्हारी गठरी आज कुछ ज्यादा ही बड़ी नहीं लग रही। नहीं नहीं नहीं, तो वो आज ठाकुर साहब को वो पर्दे और चादर भी है ना उनके, इसीलिए फूली हुई लग रही हैं। अच्छा भाई, मुझे भी बहुत काम है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अरे कपड़े धोए बिना वापस आ रहे हो? हाँ, वो साबुन खत्म हो गया है, घर से साबुन लेकर आता हूँ। किशन बिना गजोधर की तरफ देखे वो भारी गठरी सिर पर उठाकर लगभग भागते हुए वहाँ से निकला। गजोधर उसे संदिग्ध नजरों से देखता रहा। साबुन खत्म हो गया है, पर इसके हाथ पे तो झाग लगा है। कुछ तो गड़बड़ है। किशन कुछ छिपा रहा है। इसकी चाल बता रही है कि मामला भारी है। पता लगाना पड़ेगा। किशन घर के अंदर तूफान की तरह घुसा और तुरंत दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। अरे क्या हुआ? कोई भूत देख लिया है क्या? और इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? कपड़े तो वैसे के वैसे सूखे हैं। चुप, एकदम चुप। आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। खिड़कियां बंद करो जल्दी। हो क्या गया है तुम्हें? भांग खा ली है क्या सुबह सुबह? ललिता, अपनी किस्मत जाग गई है। भगवान ने छप्पड़ फाड़ दिया है। इधर आओ, इसे देखो। किशन ने गठरी खोली और बीच में से वो मटका निकाला। उसने ललिता के सामने मटका पलटा। छन 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 सोने के सिक्के और गहरे फर्श पर बिखर गए। ये सब तुमने चोरी की है किशन? सच बताओ, तुम डाकू बन गए हो क्या? हाय राम, अब पुलिस आएगी और हमें मारेगी। अरे धीरे बोल भाग्यवान, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने चोरी नहीं की, ये मुझे नदी किनारे गड़ा हुआ मिला। किसी ने गाड़ रखा था वहां पर। अब ये हमारा है। नहीं, ये हमारा नहीं हो सकता। ये जिसका है ना, वो उसे ढूंढते हुए आएगा। पराया धन कभी फलता नहीं किशन। इसे पुलिस को दे आओ या राजा के दरबार में जमा कर दो। हमें नहीं चाहिए ये। पागल हो गई हो क्या? लक्ष्मी खुद चलकर हमारे घर आई है और तू उसे धक्के मारकर निकालना चाहती है। पता है इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपना खुद का बड़ा घर बनाऊंगा, तुझे रानी की तरह रखूंगा। अब मुझे दूसरों के मैले कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। पर मुझे डर लग रहा है। देखो, इन सिक्कों पर खून के धब्बे जैसे निशान हैं। ये पक्का किसी गलत काम का पैसा है। किशन, मान जाओ मेरी बात। तू बस डरपोक ही रहेगी। सुन, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। हम इसे धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे, समझी? किशन ने सारा सोना घर के एक कोने में गड्ढा खोदकर दबा दिया और ऊपर से संदूक रख दिया। लेकिन अब किशन बदल गया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और डर दोनों थे। शाम को वो गांव के बाजार में गया। अब मैं अमीर हूँ। अब मैं ये फटे हुए कपड़े क्यों पहनूं? और वो टूटी हुई चप्पल? नहीं नहीं नहीं, अब किशन बाबू ठाठ से रहेंगे। किशन सीधे सेठ करोड़ी मल की दुकान पर गया। अरे किशन,
आज कैसे रास्ता भूल गया? और मेरे पैसे कब ला रहा है? उधारी बहुत बढ़ गई है तेरी। सेठ जी, उधारी की बात मत करो, आज मैं नगद लाया हूँ। और सुनो, वो जो सबसे महंगी वाली बनारसी साड़ी है ना, वो निकालो, और मेरे लिए एक रेशमी कुर्ता भी। बनारसी साड़ी? रेशमी कुर्ता? किशन, होश में तो है? वो बहुत महंगी है, तेरी साल भर की कमाई लग जाएगी उसमें। अरे तुम दाम बताओ सेठ, ये लो। किशन ने जेब से एक सोने का सिक्का निकालकर सेठ के गले पर फेंका। सिक्के की खनक सुनकर सेठ की आंखें चमक उठी। उसने सिक्का उठाया, उसे परखा और फिर किशन को ऊपर से नीचे तक देखा। ये तो अशरफी है, पुरानी मोहर। किशन, सच सच बता, कहां से लाया? लॉटरी लगी है या कहीं डाका डाला है? अरे सेठ, तुम्हें माल बेचने से मतलब है या पूछताछ करने से? मेरी दूर की बुआ मर गई है, वो देकर गई थी विरासत में। तुमने देना है या मैं दूसरी दुकान में जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मुनीम जी, किशन बाबू के लिए सबसे बढ़िया माल निकालो। अरे शरबत पिलाओ इनको। किशन ने सामान लिया और अकड़ कर वहाँ से निकला, लेकिन मुनीम जी सेठ के कान में फुसफुसाए। सेठ जी, इसकी कोई बुआ नहीं है, मैं इसके खानदान को जानता हूँ। ये सिक्का शाही लग रहा है, दाल में कुछ काला है। काला नहीं मुनीम जी, पूरी दाल ही काली है। इस पर नजर रखो। धोबी के पास अशरफी होना मतलब खतरे की घंटी। किशन जब घर पहुंचा तो उसके हाथ में नया सामान था, लेकिन दिल में एक धुकधुकी थी। उसने देखा गजोधर उसके घर के पीछे वाली खिड़की के पास खड़ा होकर अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। एक गजोधर क्या कर रहा है वहां पर? अरे किशन भाई, तुम आ गए। वो मेरी बिल्ली खो गई थी, मुझे लगा तुम्हारे घर में घुस गई होगी। मेरे घर में तेरी बिल्ली क्या करने जाएगी? यहाँ चूहों के लिए दाना नहीं है, बिल्ली को क्या खिलाऊंगा? जा भाग यहाँ से, और आइंदा मेरे घर के आसपास भी दिखा तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? पहले तो बड़े प्यार से बात करते थे, जब से वो गठरी लाए हो मिजाज ही बदल गए हैं। कौन सी गठरी? कोई गठरी नहीं लाया मैं, चल निकल यहाँ से। गजोधर वहाँ से चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। बिल्ली तो नहीं मिली, लेकिन शिकार की खुशबू जरूर आ रही है। आज रात इसके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। ये धोबी कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। रात हो गई। किशन और ललिता ने दरवाजा बंद किया। ललिता उस नई साड़ी को देख रही थी, लेकिन खुश नहीं थी। तुमने ये साड़ी क्यों ली, और वो भी सोने का सिक्का देकर? अगर सेठ ने किसी से कह दिया तो? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, पैसे जिसके पास होते हैं ना, दुनिया उसको सलाम करती है। तू बस मजे कर, कल मैं घर की मरम्मत करवाऊंगा, पक्का फर्श डलवाऊंगा, देखना। किशन धीमे बोलो, मुझे बाहर कदमों की आहट सुनाई दे रही है। दोनों एकदम शांत हो गए। बाहर सूखे पत्तों पर किसी की चलने की आवाज आ रही थी। कौन हो सकता है? मैंने कहा था ना, ये सोना मुसीबत है, कोई आया है। डंडा कहाँ है मेरा? तू यहीं रुक, मैं देखता हूँ। किशन ने हाथ में लाठी ली और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर बहुत अंधेरा था। तभी एक परछाई तेजी से दीवार फांद कर भागी। कौन है? कौन है वहां? रुक, तुझे मैं बताता हूँ। लेकिन वो परछाई गायब हो चुकी थी। किशन का पसीना छूट गया। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो अंदर आया और दरवाजा फिर से बंद कर लिया। ललिता, अब हम यहाँ पर सुरक्षित नहीं है, हमें सोना लेकर कहीं और जाना होगा। कहाँ जाओगे? पूरी दुनिया में अपनी जगह तो यही है। वापस रखाओ उसे वहीं जहाँ से लाए थे। मेरी मानो, इसी में भलाई है हमारी। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैली। घोड़ों की टापों की आवाज से पूरा गांव गूंज उठा। 4-5 खूंखार दिखने वाले लोग, जिनके कंधों पर बंदूकें थी, गांव के बीचों बीच रुके। उनका सरदार भैरव सिंह घोड़े से नीचे उतरा। उसके एक आंख पर पट्टी बंधी थी। ए गांव वालों, सबके सब बाहर निकलो। डर के मारे सारे गांव वाले, सेठ करोड़ीमल और यहाँ तक कि किशन भी भीड़ में शामिल हो गया। मेरा नाम भैरव सिंह है। मेरा एक आदमी कल रात इस नदी के किनारे से गायब हो गया, और उसके साथ मेरा एक मटका भी गायब है। अगर किसी को कुछ पता है तो अभी बता दो, वरना मैं इस पूरे गांव को शमशान बना दूंगा। किशन की सांसें अटक गई। उसका गला सूख गया।
वो ललिता के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। सरकार, हम तो गरीब लोग हैं, हम किसी मटके के बारे में नहीं जानते। झूठ मत बोल बुढ़े, मेरी खबर कहती है कि माल इसी गांव के आसपास है। मैं हर घर की तलाशी लूंगा। गजोधर भीड़ में खड़ा था। उसकी नजर किशन पर पड़ी। वो पसीने से लथपथ हो रहा था। गजोधर के दिमाग की बत्ती जली। तो ये माजरा है, वो मटका किशन के पास है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भैरव सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि तलाशी शुरू करो। किशन चुपचाप वहां से खिसक कर अपने घर की तरफ भागा। ललिता, ललिता, वो डाकू सोना ढूंढने के लिए आया है। वो हमें मार डालेगा। जल्दी निकालो वो सोना, हमें उसे कहीं और छिपाना होगा। मैंने कहा था ना, अब क्या होगा? बहस मत करो, जल्दी खोद। किशन और ललिता पागलों की तरह घर के कोने में खुदे हुई मिट्टी को हटाने लगे। उन्होंने मटका बाहर निकाला। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कौन है? किशन भाई, दरवाजा खोलो। मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है, और मुझे ये भी पता है कि बाहर कौन खड़ा है। गजोधर, दरवाजा खोलो। मैं अभी जाकर भैरव सिंह को बता दूंगा कि वो पीला मटका तुम्हारी गठरी में था। किशन ने मजबूरी में दरवाजा खोला। गजोधर अंदर आया और मटके को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गई। वाह, तो मेरा शक सही था। अब सुनो किशन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की जान बची रहे, तो इसमें से आधा हिस्सा मेरे को दे दो, अभी के अभी। आधा? तू पागल है क्या? मैंने मेहनत से, मतलब मैंने से ढूंढा है। ठीक है, तो मैं चला डाकू के पास, वो तो पूरा ही लेगा, और साथ में तुम्हारी जान भी। फैसला तुम्हारा है। किशन बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई, और बाहर डाकुओं के भारी जूतों की आवाज करीब आ रही थी। कमरे के अंदर हवा भारी हो चुकी थी और अंदर गजोधर की लालची मुस्कान किशन का कलेजा चीर रही थी। ललिता डर के मारे कोने में दुबक गई थी। देख गजोधर, आवाज मत करना। अगर उन डाकुओं ने सुन लिया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, ना तुझे। वो तेरा भी गला काट देंगे और मेरा भी। अरे तो फिर देर किस बात की है प्यारे? आधा बाल मेरे हवाले कर, और मैं मुंह पे ताला लगा लूंगा। वैसे अभी जोर से चिल्लाऊंगा कि डाकू सरदार, तुम्हारा सोना यहाँ है। भैया ऐसा मत करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये पाप का धन है, तुम भी इसमें भागीदारी मत बनो। भाभी जी, पाप और पुण्य अमीरों के चोंचले हैं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। बोलो किशन, क्या इरादा है? जान प्यारी है या सोना? ठीक है, मैं तुझे आधा दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी अगर हम बंटवारा करेंगे तो खनखनाहट होगी। वो लोग बाहर ही खड़े हैं। तो फिर इसे छिपाएं कहाँ? अगर वो अंदर आ गए तो घर का कोना कोना छान मारेंगे। मेरे पास एक जगह है, वो गंदे कपड़ों का ढेर देख रहे हो, वहां पर। छी, उन बदबूदार कपड़ों में? जान बचानी है तो बदबू बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। जल्दी करो। किशन और गजोधर ने मिलकर वो भारी मटका उठाया और उसे मैले कुचले कपड़ों के एक बड़े ढेर के नीचे छिपा दिया। ऊपर से कुछ और गंदे कपड़े भी डाल दिए। अभी दरवाजे पर एक जोरदार लात पड़ी। दरवाजा लगभग टूट ही गया था। बाहर भैरव सिंह खड़ा था। उसकी एक आंख अंगारे की तरह जल रही थी। उसके पीछे दो और हथियारबंद आदमी थे। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई बे? क्या अंदर खजाना छिपा रहे थे? नहीं सरकार, वो मैं सो रहा था ना, डर गया था आपकी आवाज सुनकर। गरीब आदमी हूं सरकार, मेरे पास क्या खजाना होगा, बस ये फटे पुराने कपड़े हैं। गरीब की झोंपड़ी में अक्सर राज छिपे होते हैं। एक कालिया, तलाशी ले इसकी। एक एक मटका फोड़ के देख, जमीन भी खोद दे इसकी। जी सरकार। कालिया और दूसरा डाकू घर का सामान फेंकने लगे। उन्होंने रसोई के बर्तन गिरा दिए, आटा बिखेर दिया। ललिता सिसक रही थी, लेकिन मुंह बंद रखे हुए थी। गजोधर एक कोने में खड़ा होकर नाटक कर रहा था। और तू कौन है बे? तू तो धोबी नहीं लगता। जी, मैं तो बस कपड़े देने आया था धुलवाने। मैं तो खुद परेशान हूँ सरकार। कपड़े देने आया था इतनी सुबह, या कुछ लेने के लिए आया था? भैरव सिंह धीरे धीरे उस गंदे कपड़ों के ढेर की तरफ बढ़ा
जहां सोना छिपा था। किशन की धड़कनें रुक गई। गजोधर का रंग भी पीला पड़ गया। भैरव सिंह ने अपनी बंदूक की नली से कपड़ों के ढेर को कुरेदा। एक गंदी बदबू उठी। भैरव सिंह ने नाक सिकोड़ ली। उफ, क्या गंदी बदबू है। पूरे गांव की गंदगी यहीं जमा लगता है। जी सरकार, वो बीमार लोगों के कपड़े भी आते हैं ना हमारे पास, इसलिए बदबू आ रही होगी। आप दूर रहिए, कहीं आपको भी बीमारी न लग जाए। बीमारी से हम नहीं डरते, धोखे से डरते हैं, समझे? भैरव सिंह ने एक बार उस ढेर को देखा। मटका बस कपड़ों की एक पतली परत के नीचे था। अगर वो थोड़ा और हटाता तो पीतल चमक जाता, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि भैरव सिंह तो पीछे हट गया। चलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय बदबू और गरीबी के। लेकिन याद रखना धोबी, अगर मुझे पता चला कि तूने कुछ छिपाया है ना, तो तेरी खाल में मैं ऐसा भूसा भरवा दूंगा कि याद रखेगा। डाकू वहां से चले गए। जैसे ही उनके कदमों की आवाज दूर हुई, किशन जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। बाल बाल बचे बेटा। आज अगर वो बदबूदार पैजामे को हटा देता तो आज हम सब ऊपर वाले के पास होते। अब बस बहुत हुआ। ये सोना यहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। वो लोग वापस आ सकते हैं। अब क्या करोगे? इसे नदी में फेंकाओ। मेरी बात मान लो तुम। फेंक क्यों आओ? पागल हो गए हो? किशन, इसे जंगल की तरफ ले चलते हैं। वहां पुरानी हवेली के खंडर के पास बैठकर इत्मीनान से बंटवारा करेंगे। यहाँ दीवार पतली है। हाँ, तू ठीक कह रहा है। जंगल ही सुरक्षित रहेगा। ललिता, तू घर पर रहे और दरवाजा बंद कर ले। किसी को मत बताना हम कहाँ गए हैं। किशन और गजोधर ने मटका फिर से कपड़ों की गठरी में बांधा और पिछले दरवाजे से निकलकर जंगल की तरफ भागे। सूरज सिर पर आ चुका था, लेकिन जंगल में घना अंधेरा था। दोनों हाँफते हुए पुरानी हवेली के खंडरों के पास पहुंचे। बस यहीं रुक जा, अब कोई नहीं देख रहा। ला, निकाल माल। तू ऐसा कर रहा है जैसे तुझे ही सब कुछ चाहिए। सब कुछ नहीं चाहिए, आधा। और सुन, उस हार पर मेरी नजर है, वो मेरी घरवाली को पसंद आएगा। किशन ने गठरी खोली। सोने की चमक ने अंधेरे खंडहर को रोशन कर दिया। गजोधर की लार टपकने लगी। वो पागलों की तरह से सिक्के गिनने लगा। 1, 2, 10, 50। अरे वाह किशन, हम तो राजा बन गए, राजा। धीरे बोल। जंगल में जानवर और इंसान दोनों के कान तेज होते हैं। जल्दी बांट और खत्म कर किस्सा। किशन भी बंटवारे में लग गया, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो गजोधर को देख रहा था, जो पूरी तरह सोने में खोया था। ये गजोधर बहुत लालची है। आज ये आधा ले रहा है, कल ये पूरे के लिए मुझे ब्लैकमेल करेगा। ये मेरा राज जानता है। जब तक ये जिंदा है, मैं चैन से नहीं जी पाऊंगा। गजोधर जब सिक्के गिनने में व्यस्त था, किशन ने धीरे से पास पड़ा एक भारी पत्थर उठा लिया। लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वो भूल गया था वो एक सीधा साधा धोबी है। अरे किशन, ये वाला कंगन देखो, क्या कारीगरी है। ये तो मैं। गजोधर ने जैसे ही सिर उठाया, उसने किशन को हाथ में पत्थर लिए देखा। वो समझ गया। ओए, ये क्या कर रहा है? मारने का इरादा है? तू कभी चुप नहीं बैठेगा गजोधर। तू सारी जिंदगी मेरा खून चूसेगा। तुझे खत्म करना ही होगा। अच्छा, धोबी होकर शेर का शिकार करेगा? आजा फिर। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सोना जमीन पर बिखर गया। गजोधर किशन से ज्यादा ताकतवर था। उसने किशन को धक्का दिया और किशन जाकर एक दीवार से टकराया। तूने दोस्ती तोड़ी है किशन, अब मैं तुझे मारूंगा और ये सारा सोना मेरा होगा। गजोधर ने वही पत्थर उठाया और किशन की तरफ बढ़ा। किशन अपनी जान बचाने के लिए पीछे खिसक रहा था, तभी एक गोली चली। गजोधर के हाथ से पत्थर छूट गया। वो वहीं जम गया। जंगल में सन्नाटा छा गया। दोनों ने मुड़कर देखा। खंडहर के दरवाजे पर भैरव सिंह खड़ा था। उसकी बंदूक से धुआं निकल रहा था। उसके साथ उसके साथी भी थे। वाह वाह, क्या नाटक है। दो कुत्ते हड्डी के लिए लड़ रहे हैं और असली मालिक तमाशा देख रहा है। सरकार, आप? क्यों बे, तुझे क्या लगा मुझे वो बदबू सच में परेशान कर रही थी? अरे मुझे उसी वक्त शक हो गया था जब तूने कहा कि कपड़े बीमार लोगों के हैं। गांव में कोई बीमारी नहीं फैली है,
मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम चूहे बिल से कब निकलो और माल निकालो। सरकार, मेरा कोई कसूर नहीं है। ये किशन ये चुरा के लाया था। मैं तो आपको बताने ही आ रहा था। मुझे जाने दो। गद्दार दोस्त दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है। तू तो सबसे पहले मरेगा। डाकुओं ने दोनों को घेर लिया। किशन और गजोधर अब मौत के सामने खड़े थे। बिखरा हुआ सोना अब मिट्टी समान लग रहा था। भैरव सिंह आगे बढ़ा और उसने किशन की गर्दन पकड़ ली। बता, और माल कहाँ है? या बस इतना ही चुराया था मेरे आदमी से? बस इतना ही है सरकार, मुझे छोड़ दो, मुझे सोना नहीं चाहिए, आप ले लो सब। अरे वो तो मैं ले ही लूंगा। कालिया, समेटो सब कुछ और इन दोनों को पेड़ से बांध दो। इनका तो मैं गिद्धकों का खाना बनाऊंगा। कालिया और दूसरा डाकू सोना समेटने लगे। तभी अचानक जंगल में सारंग की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की जीप की आवाजें करीब आ रही थी। सरकार, पुलिस पुलिस, लगता है किसी ने खबर दे दी है। दरअसल ललिता ने गांव के मुखिया और पुलिस को खबर कर दी थी। उसे पता था कि लालच उसके पति को मार डालेगा। क्या इस वीरान में पुलिस कैसे आई? भागो, माल छोड़ो, निकलो यहाँ से। डाकू हड़बड़ा गए। कालिया के हाथ से सोने की पोटली छूट गई और वो खंडहर के पास बह रहे नाले में जा गिरा। नाले का पानी बहुत गहरा और तेज था। सोना पानी में समा गया। मेरा सोना! किशन नाले की तरफ लपका, लेकिन पुलिस की गोलीबारी शुरू हो गई। डाकू जंगल की तरफ भागे और पुलिस उनके पीछे। किशन और गजोधर वहीं जमीन पर लेटे रहे, डर के मारे कांपते हुए। शाम हो चुकी थी। पुलिस डाकुओं को खदेड़ चुकी थी। इंस्पेक्टर ने किशन और गजोधर को पकड़ रखा था। ललिता भी वहां दौड़ती हुई आई। तो तुम दोनों ने ये सारा खेल रचा था। वो डाकू तो भाग गए, लेकिन तुम दोनों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। चोरी का माल छिपाना एक जुर्म है। साहब, मेरा सब कुछ चला गया। वो सोना वो नाले में बह गया। जाने दो उसे, वो सोना हमारे लिए था ही नहीं। देखो किशन, मैंने कहा था ना, पराया धन कभी नहीं फलता। आज उस सोने के चक्कर में तुम्हारी जान जाते जाते बची। गजोधर भैया और तुम जो बचपन के यार थे, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हो। क्या मिला? भाभी ठीक कह रही है। लालच ने मेरी मति मार दी थी। मुझे माफ कर दे किशन भाई। नहीं गजोधर, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती थी। मैंने मेहनत का रास्ता छोड़कर शॉर्टकट लिया। अगर मैं उस दिन वो मटका वहीं रहने देता तो आज हम सुकून की रोटी खा रहे होते। अब ना सोना रहा, ना इज्जत। इंस्पेक्टर ने उनकी हालत देखकर और ललिता की विनती सुनकर उन्हें छोड़ने का फैसला किया, लेकिन एक शर्त पर। इस बार छोड़ रहा हूं, क्योंकि तुमने माल इस्तेमाल नहीं किया और वो बह गया। लेकिन याद रखना, पसीने की कमाई ही अपनी होती है। हराम की दौलत सिर्फ तबाही लाती है। किशन और गजोधर ने हाथ जोड़ लिए। सूरज ढल रहा था। वो खाली हाथ घर लौट रहा था, ठीक वैसे ही जैसे सुबह निकला था। लेकिन आज उसके पास एक बड़ी सीख थी। उस दिन के बाद किशन ने कभी लालच नहीं किया। उसने समझ लिया था, सोने की चमक आंखों को अंधी कर देती है, लेकिन मेहनत की रोटी ही चैन की नींद होती है। और वो मटका आज भी उस नाली की गहराइयों में कहीं पड़ा है, किसी और लालची का इंतजार करते हुए।